नमस्कार, आरपीएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल हमने प्रोटीन टॉपिक के बारे में प्रोटीन था हमारा, जिस पर हमने डिस्कस किया था डिटेल डिस्कशन, और उसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पे भी डिस्कशन किया है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो आप पीछे की भी वीडियोस जाके देख लें। हम जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं उसी पे नेक्स्ट डे उसी पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन को। तो इसी सीरीज में कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, और आज हम प्रोटीन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट डे हमने प्रोटीन पर डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये क्या है, हमारा गृह विज्ञान टेस्ट का पेपर 2, मतलब टॉपिक हमारा प्रोटीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा, ग्रीक भाषा, अमेरिकन भाषा। तो प्रोटीन खुद ही एक इंग्लिश वर्ड है, तो अंग्रेजी से तो होगा नहीं, आप इसको एलिमिनेट कर दो। फिर उसके बाद अमेरिकन खुद एक भाषा है, इसका भी नहीं यूज़ है। प्रोटीन अमेरिकन भी इंग्लिश ही बोलते हैं। तो प्रोटीन किस शब्द की उत्पत्ति से है, तो यानी कि ये बेसिक लिपि की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लैटिन और ग्रीक, इन्हीं दोनों में से हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। तो प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से, ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्रोटियस, इस शब्द से लिया गया है। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति प्रोटियस शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा के, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करना, प्रथम स्थान ग्रहण करना। ठीक, तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, और वह शब्द क्या है? प्रोटियस, और इसका अर्थ है हिंदी में प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रोटीन के कार्य हैं, यहाँ पे प्रोटीन के कार्य पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया इसमें, ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों का रखरखाव करना, नए अंगों का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। ठीक, तो ऊर्जा प्रदान करना, हमने डिस्कशन में पढ़ा था कि ऊर्जा, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? लगभग 4 कैलोरी। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि ये ऊर्जा देने का भी काम करता है। ऊतकों का रखरखाव अर्थात किसी ऊतकों में, अंग में या टिश्यूज़ में जब तोड़ फोड़ हो जाती है, टूट फूट मरम्मत करना, ये सब काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। रखरखाव मतलब मरम्मत। फिर थर्ड दिया है नए अंगों का निर्माण करना, नए अंग बनाता है प्रोटीन, क्योंकि रखरखाव कर रहा है तो नए अंग भी डेवलप करने के लिए हम प्रोटीन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो और चौथा है उपयुक्त सभी। तो प्रोटीन के कार्य क्या है? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन ऊर्जा भी प्रदान करता है, प्रोटीन ऊतकों का रखरखाव भी करता है, नए अंगों का निर्माण करता है, और इस हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन घ कह रहा है उपयुक्त सभी। प्रोटीन के संगठन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, संगठन होता है प्रोटीन का, हमने पढ़ा था। प्रोटीन किन तत्वों से मिलकर बना है, इसके संगठन का बात हुआ था। तो जैसे यहाँ पे था ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जब CHO मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं कार्बो, CHO। अब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोटीन में भी उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं इसके संगठन में। साथ में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति जब इन सब अणुओं की, स्पेशली इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति जब होती है तो प्रोटीन का संगठन होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रोटीन के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोटीन के संगठन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 7%, 16%, 50%, और ये चौथा ऑप्शन कह रहा है कि नाइट्रोजन नहीं होता है। तो ये तो हम सीधे से काट देंगे, नाइट्रोजन तो होता है।
अब कितना परसेंट होता है, तो कार्बन 50% होता है, कार्बन 50% होता है। इसको हम इरेज कर दें। जो कार्बन होता है वो अकेले ही 50% होता है, कार्बन 50% होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। 7% कितना क्या होता है, फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस और सल्फर जो कुछ अमाउंट में होते हैं प्रोटीन के संगठन में, वो 7% होते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं सही। बचा क्या, 16%। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है प्रोटीन में, प्रोटीन के संगठन में नाइट्रोजन 16% होता है। नाइट्रोजन को N से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के अणु किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो कार्बन हाइड्रोजन ये तत्व होते हैं वो भी एक बॉन्ड से, एक बंधन होता है उनके बीच, जिसके जरिए वो आपस में जुड़े होते हैं और तत्वों का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन के अणु किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, प्रोटीन नहीं कहेंगे, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया है, प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड, यहाँ पे होगा अमीनो एसिड के अणु किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्योंकि जब कई सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अमीनो एसिड के अणु किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये ऊर्जा देने का काम करता है, तो वहीं हमने डिस्कस किया था कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी लगभग प्राप्त होती है। तो पूछ रहा है कि 2 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आप 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 ग्राम प्रोटीन से कितनी प्राप्त होगी, तो 4 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, तो 2 ग्राम प्रोटीन से 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर है, तो 4 दूनी 8 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। टाइलिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि मुख में ही स्टार्च का पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, तो ये कौन सा एंजाइम मुख में होता है, जो लाल ग्रंथियों से निकलता है, वो होता है आपका टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ना कि प्रोटीन का। फिर एमाइलेज और लाइपेज, तो ये भी प्रोटीन का पाचन नहीं करते हैं, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हुआ आपका पेप्सिन। थोड़ा सा ट्रिक लगाने की कोशिश करें तो पी से पेप्सिन, पेप्टाइड बॉन्ड, पी से प्रोटीन, थोड़ा सा अगर नहीं एकदम आ रहा है दिमाग में तो आप इस पर गैस लगा सकते हो। तो पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। निम्न में से पूछ रहा है किसमें सबसे अच्छी मात्रा में, काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका दूध, पालक, गाजर, सोयाबीन। क्योंकि ये शाकाहार की बात हो रही है तो हमें इसमें बताना है, तो इसमें क्या है, दूध, पालक, गाजर, सोयाबीन। दूध तो विटामिन डी, कैल्शियम, कई चीज़ों का होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी होते हैं। प्रचुर मात्रा की बात हो रही है यहाँ पे, जब प्रचुर मात्रा को मतलब कि काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है प्रोटीन की। तो पालक, ग्रीन वेजिटेबल किसके लिए माने जाते हैं, मिनरल्स के लिए, आयरन को हम Fe से लिखेंगे। गाजर विटामिन ए वगैरह। और बचा क्या, सोयाबीन। सोयाबीन में अप्रॉक्स 40% से अबव, मतलब 40% से अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। तो प्रोटीन निम्न में से सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड पूछ रहा है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, तो हमने पढ़ा था 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन घ, 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, क्या वसा है,
विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है। तो एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो जटिल जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन्हें जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं, सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। तो एंजाइम क्या काम करते हैं? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या है? ग्लूकोज में। प्रोटीन है तो उसे किस में चेंज करते हैं? अमीनो एसिड में। तो इनमें से बताना है कि इसमें से एंजाइम रियल में क्या है। तो क्या वसा है? नहीं, एंजाइम वसा नहीं है, एंजाइम विटामिन भी नहीं है, एंजाइम खनिज लवण भी नहीं है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। जो प्रोटीन होती है वो एंजाइम हार्मोन्स का निर्माण करने, एंजाइम्स का और हार्मोन्स का निर्माण प्रोटीन ही करती है। इसलिए एंजाइम क्या है? तो हम सीधे से कह सकते हैं कि एंजाइम प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से प्रोटीन का तत्व है। अब इसमें प्रोटीन क्या है या प्रोटीन का तत्व क्या है? ऊपर की ही तरह है, बस शब्दों को बदल दिया गया है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल तो वसा में होता है, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। फिर कैल्शियम, कैल्शियम तो खनिज है, तो ये भी नहीं होगा। ग्लाइकोजन, जब ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन लिखा है, तो ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा जो होती है यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाती है, तो ग्लूकोज से बना है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये वसा है, ये खनिज, ये कार्बन। तो बचा क्या इसमें? हार्मोन। हार्मोन क्या है? प्रोटीन है। तो एंजाइम और हार्मोन इनका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रोटीन की खोज किसने की थी? फंक, लेवॉइजर, वर्जीलियस, टैंसले। तो फंक एक खोज करता थे, लेकिन ये विटामिन की खोज करता थे, विटामिन। तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। लेवॉइजर कौन है? हमने पहले दिन पढ़ा था, फादर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। जो फूड एंड न्यूट्रिशन है, आहार एवं पोषण विज्ञान के, ये फादर है लेवॉइजर। ठीक, तो इनका इससे ताल्लुक नहीं है। टैंसले कौन है? टैंसले हैं ये पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इसके जनक है। ठीक है, तो इनका संबंध इकोलॉजी से है, इकोलॉजी से इनका संबंध है। तो बच्चा कौन? वर्जीलियस। और अगर आपने नोट्स में पढ़ा होगा तो भी क्लियर है कि वर्जीलियस ने सन 1838 में 1838 में प्रोटीन की खोज की थी। और अगर यहाँ पे मल्डर दिया होता तो मल्डर ने खोज नहीं की थी, मल्डर ने ये नाम दिया था, मल्डर ने प्रोटीन नाम दिया था। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या है? प्रोटीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ग, वर्जीलियस ने। ठीक, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन है। अपूर्ण प्रोटीन हमने पढ़ा था, प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन के वर्गीकरण में क्या था? प्रोटीन के वर्गीकरण में था गुण के आधार पे, गुण के आधार पे वर्गीकरण, रासायनिक तत्वों के आधार पे वर्गीकरण, रासायनिक गुण के आधार पे, और तीसरा क्या था? स्रोत के आधार पे। ठीक, तो अपूर्ण प्रोटीन किस में आता है? गुण प्रोटीन में आता है। गुण के आधार पे जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया था प्रोटीन का, उसमें आता है पूर्ण प्रोटीन। तो पूर्ण प्रोटीन, गुण के आधार पे प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? एक होती है पूर्ण, एक होती है आंशिक पूर्ण, और एक होती है अपूर्ण। तो पूर्ण प्रोटीन में क्या होता है कि सारे अमीनो एसिड, सभी आवश्यक अमीनो एसिड इसमें अवेलेबल होते हैं। किसमें? पूर्ण पूर्ण प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं। ठीक, आंशिक प्रोटीन क्या होता है? आंशिक प्रोटीन में कुछ अमीनो एसिड उसमें अनुपस्थित होते हैं। और थर्ड क्या है? अपूर्ण प्रोटीन। तो अपूर्ण प्रोटीन क्या होते हैं? जिसमें कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता है। अपूर्ण प्रोटीन में अमीनो एसिड एब्सेंट होता है, मतलब कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता है। तो यहाँ पे उदाहरण पूछ रहा है, दूध की प्रोटीन, ख है जीन, ग दाल प्रोटीन,
और घ है अंडा प्रोटीन। यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा जीन प्रोटीन। जीन किसकी प्रोटीन है? मक्के की प्रोटीन है, मक्के की जीन प्रोटीन होती है। तो अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण क्या है? मक्के की जीन प्रोटीन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख, निम्न से अपूर्ण प्रोटीन है जीन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, 13वें नंबर पे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अमीनो एसिड है? कल हमने याद करने की कोशिश की थी, जैसे ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, तो एल से 3 हो गए थे, फिर मिथियोनाइन, फिर मी हटा देंगे तो थ्रियोनाइन, फिर फिनाइल एलानिन। तो अगर फिनाइल आवश्यक है, वनीला आवश्यक है, हमने ऐसी कुछ ट्रिक बनाई थी कि वैलिन आवश्यक है। ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसे याद करने की ट्रिक थी। अगर आप वीडियो देखेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अमीनो एसिड है? तो नाम याद होंगे तभी आप इसको गैस कर पाओगे। तो पहला पूछ रहा है आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, पेक्टिन, प्रोलाइन। तो पेक्टिन को तो आप सबसे पहले काट दो, क्योंकि ये ग्लूकोज में आता है, सॉरी आपके कार्बोहाइड्रेट में आता है पेक्टिन। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बहुत पीछे बैकग्राउंड में गाड़ी वगैरह चलती रहती हैं। तो ग्लाइसिन, इसका ये क्या है? एक अनावश्यक अमीनो एसिड है, अनावश्यक। और प्रोलाइन भी अनावश्यक अमीनो एसिड है। आइसोल्यूसिन, अगर पहले के 3 थे हमने पढ़े थे ना, एल से ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन, तो आवश्यक अमीनो एसिड है इसमें आइसोल्यूसिन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है, यानी कि प्रोटीन की जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बेंडिक्ट विधि, जैलिडॉल विधि, ओसेंजन विधि, फलिंग्स टेस्ट। तो बेंडिक्ट, ओसेंजन और फलिंग, ये तीनों ही किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के टेस्टिंग है। ठीक है, तो प्रोटीन का विश्लेषण सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है जैलिडॉल विधि। हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? जैलिडॉल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रोटीन और कैलोरी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोटीन की भी कमी हो रही है और कैलोरी, दोनों की साथ में कमी हो रही है, तब कौन सा रोग होगा? क्योंकि यहाँ पे तो मैरस्मस भी प्रोटीन की कमी से होता है, क्वाशियरकोर भी होता है प्रोटीन की कमी से, रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो ये और ये तो हट गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि प्रोटीन और कैलोरी, मतलब PCM, मालन्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? जिसमें दोनों की कमी हो जाए, तो वो आपका कौन सा रोग है? मैरस्मस। मैरस्मस और क्वाशियरकोर दोनों ही बच्चों में ये रोग होते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होने वाला रोग है मैरस्मस। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है? अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है, पहला ऑप्शन दिया है ग्लूटीन, दूसरा ऑब्लोब्यूमिन, चौथा जेलेटिन, और चौथा जीन, और तीसरा दिया था जेलेटिन, सॉरी। तो ग्लूटीन किस में पाया जाता है? ग्लूटीन गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, ग्लूटीन गेहूं में पाया जाता है। जेलेटिन फलों में पाया जाता है। जीन प्रोटीन मक्के में पाया जाता है। ये जीन प्रोटीन और जेलेटिन प्रोटीन दोनों ही कैसी प्रोटीन है? दोनों ही अपूर्ण प्रोटीन है। ठीक है, जेलेटिन और जीन प्रोटीन ये अपूर्ण प्रोटीन, मतलब इनमें कोई भी अमीनो एसिड उपलब्ध नहीं होते हैं। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, आप क्वेश्चन पर आते हैं कि अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्लोब्यूमिन। यहाँ पे अगर आप इतना पकड़ें कि ऑब शब्द लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा आपका? जहाँ भी ऑब लगा रहेगा तो समझिए ऑब्लोब्यूमिन है। ठीक, तो वो अंडे की बात हो रही है कि वहाँ पे अंडे की प्रोटीन है। ठीक है, ऑब्लोब्यूमिन यानी कि अंडे की प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। अमीनो एसिड जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता, अर्थात कहें सिंपल टर्म में समझिए कि अमीनो एसिड
जो शरीर में नहीं बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अर्थात उन्हें हमें लेने के लिए भोजन के जरिए अपने शरीर में ग्रहण करना पड़ता है। तो इसका क्या अर्थ होगा? जो हमारे शरीर में इजीली बन जाएगा, जो हमारे शरीर में बनते हैं, उनका निर्माण हो जाता है, तो वो हमारे लिए आवश्यक नहीं होता कि हम उसे दूसरे से लें, क्योंकि वो हमारे अंदर अपने आप बन रहा है, स्वतः निर्मित हो रहे हैं। तो वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे? अनावश्यक हो जाते हैं। तो जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है उन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, यानी कि भोजन से लेना पड़ता है, तो वो हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। सीधे आप शब्द को पकड़ेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आवश्यक। अमीनो एसिड जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता वो आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। शरीर के ऊतकों में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? ऊतकों में पानी, इसको क्या कहते हैं? ऊतकों में जब पानी जमा हो जाता है तो इसे ओडिमा कहते हैं। ठीक है। एक मून फेस की बात की जाती है। इसमें बच्चे के जो कुपोषण शिकार हो जाता है प्रोटीन की कमी की वजह से, तो उसके चेहरे में सूजन आ जाती है, तो उसे कहते हैं मून फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? देखिए ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, इसमें न्यूक्लियो मिला है, इसमें ग्लाइको मिला है, तो यानी कि इसमें प्रोटीन के साथ एक अन्य तत्व को जोड़ा गया है। ये न्यूक्लिक एसिड को जोड़ा गया है और इसमें ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज को जोड़ा गया है, यानी कि प्रोटीन के अलावा जो अन्य तत्व है उसे जोड़ा गया है। तो यानी कि दो भिन्न तत्वों को मिलाया गया है आपस में। तो ये किस प्रोटीन, इसे क्या जाना जाएगा? साधारण प्रोटीन? नहीं, साधारण तो नहीं है क्योंकि दो अलग अलग लोग मिल रहे हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन? नहीं, जब दो लोगों के मिलने से या कोई भी प्रोटीन है और ताप और रसायन के प्रभाव से कोई अलग तत्व, नया तत्व बन जाता है, वो व्युत्पन्न प्रोटीन होता है, तो ये भी नहीं है। संयुग्मी प्रोटीन और प्रोटेमिन, प्रोटेमिन व्युत्पन्न प्रोटीन का ही भाग है। ठीक है, तो ये होगा संयुग्मी। अगर आप शब्दों को पकड़ेंगे कि ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन प्रोटीन है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दो अलग अलग तत्वों को मिलाया तो युग्मक बनाया का जोड़ा, तो क्या होगा? संयुग्मी प्रोटीन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? संयुग्मी प्रोटीन, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अनावश्यक अमीनो एसिड है, अनावश्यक की बात कर रहा है। आवश्यक हमने पीछे पढ़ा था, अब यहाँ पे अनावश्यक बताना है। तो देखते हैं पहला क्या दे रखा है इसमें, फिनाइल एलानिन। अगर आपने अच्छे से वीडियो रिवाइज किया होगा और पिछला वाला जिस पे हमने टॉपिक डिस्कस किया था, और यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं इसमें शुरू के क्वेश्चन में आवश्यक अमीनो एसिड भी डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ध्यान दिया होगा तो आप इसको कर लोगे। अनावश्यक अमीनो एसिड बताना है, तो जैसे फिनाइल एलानिन, तो जब फिनाइल आवश्यक है हमने पढ़ा था, तो यानी कि ये आवश्यक है नहीं, ट्रिक से हमने पढ़ा था। फिर वनीला भी, ये वनीला यानी वैलिन, एक ट्रिक थी, तो वैलिन भी आवश्यक है। ठीक, ये भी नहीं हमारा आंसर। अब इन दोनों देखना, मिथियोनिन और थ्रियोनाइन, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, तो ये भी आवश्यक में आते हैं, क्योंकि हमने सारी ट्रिक आवश्यक अमीनो एसिड के लिए पढ़ी थी। अब बचा आपका क्या है, प्रोलीन। ठीक, हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है चाहे प्रोलीन होता है, ये दोनों ही अनावश्यक अमीनो एसिड में आएंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, प्रोलीन। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, कम प्रोटीन वाला आहार कब दिया जाता है? पीलिया में, जलने में मतलब जब जल जाए इंसान, कुपोषण में, बुखार में। तो कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है पीलिया में। पीलिया में क्या होता है कि यकृत के जो बालजूस होते हैं पित्तरस, उसमें ब्लड मिलने लगता है अधिकता से, इसलिए प्रोटीन कम देने लगते हैं पीलिया की बीमारी के समय। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। और पीलिया से कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से हमारा यकृत प्रभावित होता है, लीवर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। शरीर में प्रोटीन करता है क, कोशिका का निर्माण करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा देता है, कोई कार्य नहीं करता है, चर्बी बढ़ाता है। अगर हमें हमने जैसे पढ़ा है कि 1 ग्राम प्रोटीन से सॉरी डिस्टर्बेंस हो जाती है बीच में। ठीक,
शरीर में प्रोटीन करता है क्या? कोशिका का निर्माण। ठीक है, शरीर में प्रोटीन करता है, कोशिका का निर्माण करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, कोई कार्य नहीं करता है, चर्बी बढ़ाता है। तो शरीर में प्रोटीन क्या करता है? जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कि प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम उसी को लेके चलेंगे तो हम तो यहाँ पे सीधे से ख ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से ऊर्जा नहीं प्रदान करता, इसका काम ऊर्जा देना नहीं है। जब कार्बोहाइड्रेट फैट एकदम से शरीर में नहीं होते हैं और बुरी कंडीशन रहती है तब प्रोटीन देता है, यानी कि जब सिचुएशन बुरी आती है तब प्रोटीन ऊर्जा देना शुरू करता है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊर्जा देना नहीं है। ठीक है, तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका का निर्माण करना। अब आप सोचेंगे कोशिका, क्योंकि नए अंगों का निर्माण होता है ना, हमने पढ़ा था नए अंगों का, ऊतकों का, टिश्यूज़ का, इनका निर्माण होता है। तो ये निर्माण कैसे होगा? क्योंकि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है, ऐसे समझते हैं इसको। जब सबसे छोटी इकाई मनुष्य के शरीर की सेल होती है, यानी कि कोशिका। जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो आपस में क्या बनता है? ऊतक बनता है, मतलब कि टिश्यूज़ बनते हैं। और कई सारे ऊतकों के मिलने से हमारा अंग बनता है, और अंग के बनने से हमारा तंत्र बनता है। तंत्र मतलब जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, ऐसे तंत्र बनते हैं। और सारे तंत्र के मिलने से क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। ठीक है, तो शरीर की जो सबसे न्यूनतम इकाई है सेल यानी कोशिका, इसका निर्माण किससे होता है? ये प्रोटीन ही करता है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि श्रेणी 1 की प्रोटीन है। श्रेणी 1 को हम कह सकते हैं क्लास 1। क्लास 1 की प्रोटीन किसे कहते हैं? वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को, जंतु जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को, इनमें से कोई नहीं, क और ख दोनों ही। तो क्लास 1 की प्रोटीन किसे कहते हैं? जो हमें जंतु जगत से प्राप्त होती है, क्योंकि उनमें सारे अमीनो एसिड अवेलेबल होते हैं। वो हमारे शरीर को ज़्यादा लाभ प्रदान करते हैं। ऊतकों का निर्माण, शरीर की देख रखाव, मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत, ये सारे काम कौन करता है? जंतु प्रोटीन से ज़्यादा बेटर होता है। तो क्या जंतु जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन क्लास 1 प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, श्रेणी 1 की प्रोटीन कौन सी है? जंतु जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन, यानी जंतु प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ट्रिप्टोफेन है। ट्रिप्टोफेन क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड है, आवश्यक बसीय अम्ल है, अनावश्यक अमीनो एसिड है, आवश्यक अमीनो फैटी एसिड है, यानी बसीय अम्ल। तो अगर आपने पढ़ा है तो जान ही जाएंगे, क्योंकि बसीय अम्ल के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे तो ये दोनों हम वैसे भी काट देंगे। ठीक, फिर भी आप गैस लगाइए, ट्रिप्टोफेन ऐसा नहीं है। ट्रिप्टोफेन एक अमीनो एसिड है। अब ये आवश्यक है कि अनावश्यक, उसके लिए आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए आपको याद होना ज़रूरी है। तो आवश्यक अमीनो एसिड है कि अनावश्यक? तो ट्रिप्टोफेन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 24 का ऑप्शन क। ट्रिप्टोफेन आवश्यक अमीनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। जैविकीय मूल्य किसकी गुणवत्ता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जैविकीय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजिकल वैल्यू। किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? प्रोटीन की। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर, प्रोटीन की गुणवत्ता का मापन जैविकीय मूल्य के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अनावश्यक अमीनो एसिड है, फिर से वही पूछ रहा है, लेकिन इसमें नाम नहीं पूछ रहा है, क्या होते हैं उनको पूछ रहा है। तो अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं, तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। दूसरे भोज्य, यहाँ पर लिख देते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड है। अनावश्यक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं? अनावश्यक अमीनो एसिड। पहला ऑप्शन है दूसरे भोज्य स्रोतों के द्वारा दिए गए। ठीक, दूसरा है शरीर के द्वारा उत्पादित हो। तीसरा शरीर में आवश्यक ही ना हो। और घ है शरीर के द्वारा निकाले जाएं, निष्कासित किए जाएं।
तो अनावश्यक अमीनो एसिड क्या है? जिन तत्वों का, जिन अमीनो एसिड का निर्माण हमारा शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति की वजह से खुद से हो जाता है, मतलब स्वयं हो जाता है, इसके लिए हमें भोजन नहीं लेना पड़ता है, बाहर से नहीं लेना पड़ता है, वो हमारे शरीर के अंदर खुद निर्मित है, स्वतः निर्मित है। किसकी उपस्थिति में? नाइट्रोजन की उपस्थिति में। तो उसे अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरे भोज्य स्रोतों के द्वारा दिए जाए? नहीं, क्योंकि वो हमारे अंदर खुद उत्पादित है, यानी कि शरीर के द्वारा उत्पादित होते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। अनावश्यक अमीनो एसिड शरीर के द्वारा उत्पादित होते हैं, शरीर में आवश्यक ना हो, गलत है। ठीक है, और ये निष्कासित की जाए, ये भी गलत है, शरीर के द्वारा उत्पादित हो। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। आंशिक प्रोटीन किस वर्ग के लिए लाभदायक नहीं है? आंशिक प्रोटीन हमने पढ़ा था ना, आंशिक प्रोटीन क्या है? गुणवत्ता के आधार पे, गुण के आधार पे 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी? पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन का मतलब कि सभी आवश्यक अमीनो एसिड इस प्रोटीन में अवेलेबल होते हैं, पूर्ण प्रोटीन में। ठीक। अपूर्ण का एक भी अमीनो एसिड नहीं है, अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट है पूरी तरह से। और आंशिक का मतलब कि कुछ अमीनो एसिड है और कुछ अमीनो एसिड नहीं है। तो ये किस वर्ग के लिए लाभ है? अब देखिए, आंशिक प्रोटीन है मतलब कुछ अवेलेबल है कुछ नहीं अवेलेबल, मतलब कि मरम्मत तो करेंगे ये अमीनो एसिड, मरम्मत का, टूट फूट की मरम्मत का कार्य करेंगे, रख रखाव का काम करेंगे, लेकिन नए अंग नहीं बनाएंगे नए अंग। ठीक। तो आंशिक प्रोटीन किस वर्ग के लिए उत्तरदायी लाभदायक नहीं है? क्योंकि ये नए अंग नहीं बनाएंगे। एक प्रौढ़ वर्ग के लिए क्या नए का जरूरत होता है? उसे तो शरीर की टूट फूट की मरम्मत की जरूरत होती है ज़्यादातर। शिशु वर्ग के लिए, दोनों के लिए, महिलाओं के लिए, उपयुक्त दोनों, मतलब का और खा की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए। तो ये लाभदायक नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है। तो ये शिशु वर्ग के लिए, क्योंकि शिशु वर्ग का जो शरीर होता है वो वृद्धि विकास कर रहा होता है, और उसको क्या जरूरत होती है? ऐसे तत्वों की आवश्यकता होती है जो उसके शरीर का रख रखाव कर सके, वृद्धि विकास कर सके। तो शिशु वर्ग के लिए आंशिक प्रोटीन लाभदायक नहीं होती है। और महिलाओं का कोई सही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं होता। खाने पीने की चीज़ कोई जेंडर को से रिलेटेड नहीं है कि महिला है तभी उसको आवश्यक है, पुरुष है तो उसको खाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत है, और दोनों के लिए भी नहीं होगा, बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, मतलब रूप पूछ रहा है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि जल अपघटन क्या है। तो जल अपघटन क्या है? जब कोई जटिल संरचना अपने सरल रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसके कारण ये बदल रहा है, तो जटिल संरचना का सरल में बदलना किसके कारण होता है? इसी को जल अपघटन बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस। ठीक है। तो जल अपघटन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? मतलब जल अपघटन क्रिया होती है, मतलब कोई जब जटिल अणु सरल में बदलता है। तो जटिल अणु किसकी बात हो रही है यहाँ पे जटिल अणु कौन सा है? प्रोटीन। वो जटिल अणु है यहाँ पे प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में बदलेगा ये पूछ रहा है। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है जिनसे मिलकर प्रोटीन बनता है? तो वो क्या है? अमीनो एसिड। ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट में होता है, यूरिया यहाँ पे यूरिया में नहीं, यूरिया की छोटी इकाई नहीं है, वसा कभी इससे लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। हीमोग्लोबिन में उपस्थित प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन को अगर आप नाम तोड़ देंगे तो हीम प्लस ग्लोबिन, ये संयुग्मी प्रोटीन है, मतलब संयुक्त प्रोटीन का प्रकार है, उसी के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है? दो अलग अलग पोषक तत्व आपस में मिल जाते हैं, तो क्या होता है? एक संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हिम क्या है? हिम है आपका लौह तत्व, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। तो जब आपने नाम तोड़ दिया तो ग्लोबिन आपको आंसर भी मिल गया है। ये आपका ऑप्शन घ, ग्लोबिन आपका राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 पे, मनुष्य के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ा
कि कई सारी कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण, कई सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, ऊतक यानी टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। और इन टिश्यूज से क्या बनता है, आपका ऑर्गन बनता है, एक अंग बनता है। और इन अंगों के उससे क्या बनता है, आपका सिस्टम, जैसे कि पाचन तंत्र बन गया, ब्लड सिस्टम बन गया, और कई सारे जो हमारे शरीर पूरे तंत्र से बना हुआ है, तो वो पूरा सिस्टम बनता है, सिस्टम बन जाता है। और फिर उसके बाद आपकी बनती है क्या, बॉडी, कंप्लीट बॉडी, सारे तंत्र, पाचन तंत्र, शरीर के सारे तंत्र, फिर ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, सब मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई इसमें क्या दिख रही है, सेल। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल, ठीक। तो आज के डिस्कशन में इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपने वीडियो से कुछ तो लाभ अर्जित किया ही होगा, कुछ तो नॉलेज पाई होगी। अगर आप इसका डिस्कशन पहले देख लोगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। दूसरे दिन जब हम उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ और अच्छे से आपके क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, जितना आप देखोगे उतने दिमाग में बैठेगा। तो कोशिश यही करिए कि दोनों वीडियोज़ को देखिए बारी बारी, और 1 से 2 बारी सुनेंगे तो आपको काफ़ी दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन लगाने से क्या होगा कि आपका माइंड जब नेक्स्ट टाइम कभी एग्ज़ाम के टाइम में देखेगा तो आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा कि इसका तो ऑप्शन यही होगा, राइट, ठीक है। तो ठीक है, हम चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।